गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार के संदर्भ में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सहायक बही के बारे में पिछले वीडियो देखे जो उसमें सहायक बही चैप्टर के बारे में पढ़ाई की थी और रोकड़ बही भी सहायक बही का एक प्रकार है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अलग अलग 8 मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा रोकड़ बही का अर्थ, तीसरा रोकड़ बही की उपयोगिता या महत्व, चौथा रोकड़ बही के अलग अलग प्रकार, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग व्यवहार अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स तरीकों से होने वाले बैंक के संदर्भ के व्यवहार, छठा बैंक बुक, सातवां लघु रोकड़ बही, आठवां लघु रोकड़ बही के प्रकार। इन 8 मुद्दों के बारे में रोकड़ बही के संदर्भ में हम पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। और इन सभी मुद्दों के आधार पर हमें स्वाध्याय तैयार करना होगा और इसके जो अलग अलग मुद्दों की पढ़ाई करेंगे तब साथ में उस संदर्भ के उदाहरणों का भी अभ्यास हम करने वाले हैं, जिसके आधार पर आपका स्वाध्याय आपको तैयार करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करें। दोस्तों, आपने आगे सहायक बहियों के प्रकरण में कुछ सहायक बहियों का अभ्यास किया है। आगे के चैप्टर में हमने सहायक बही का अभ्यास किया, जिसमें माल के संदर्भ की सहायक बहियों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। दोस्तों, इस प्रकरण में आप सहायक बही के महत्व के प्रकार रोकड़ बही का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, रोकड़ बही भी सहायक बही का एक प्रकार ही है और इस संदर्भ में इस प्रकरण में हमें अभ्यास करना है। दोस्तों, रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक बही है। सामान्य रूप से कोई भी व्यवहार कोई भी प्रकार के व्यवसाय या धंधा में 2 प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आगे के चैप्टरों में पहले दूसरे चैप्टर में तीसरे चैप्टर में हमें बात पढ़ चुके हैं कि व्यवहार के 2 प्रकार होते हैं धंधा के आधार पर, एक रोकड़ व्यवहार और दूसरा उधार या साख का व्यवहार। धंधा का कोई भी आर्थिक व्यवहार हुआ तो वो व्यवहार रोकड़ का या तो उधार का होगा। और दोस्तों, साख का व्यवहार भी उधारी का व्यवहार भी भविष्य में रोकड़ व्यवहारों में ही बदल जाता है। जो साख का या उधार का व्यवहार है वो भी भविष्य में भी उसकी उधारी का जो व्यवहार था उसकी लेन देन नगद में ही होने वाली है, तो अंत में तो रोकड़ व्यवहार में ही बदलेगा। जैसे कि यदि माल का उधार या साख पर विक्रय किया जाए तो हाल में साख का व्यवहार है, उधारी का व्यवहार है, परंतु भविष्य में निश्चित अवधि में उस विक्रय के लिए उपज होती है, नगद होगी प्राप्त, और उस समय उधार व्यवहार रोकड़ व्यवहार बनता है। कोई भी साख का व्यवहार हुआ तो दोस्तों भविष्य में रोकड़ में ही बदलने वाला है।
रोकड़ व्यवहारों का लेखा करने के लिए रोजनामचा के उपभाग के रूप में रोकड़ बही तैयार की जाती है। माने रोकड़ बही भी रोजनामचा का एक उपभाग है और रोकड़ के व्यवहारों के लिए रोजनामचा की जगह उपभाग के रूप में रोकड़ बही की व्यवस्था है। माने व्यापारी चाहे तो रोकड़ व्यवहार का लेखा करने के लिए रोजनामचा की जगह रोकड़ बही का उपयोग कर सकता है। अब दोस्तों रोकड़ बही का अर्थ देखें तो बिल्कुल सामान्य अर्थ है, उसके शब्द में ही उसका अर्थ है रोकड़ बही। माने रोकड़ के व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो बही तैयार की जाती है वो रोकड़ बही है। माने रोकड़ व्यवहारों का लेखा करने के लिए तैयार की जाने वाली सहायक बही को रोकड़ बही कहते हैं। माने इसमें केवल रोकड़ के व्यवहारों का ही लेखा होगा। रोकड़ बही में रोकड़ व्यवहार का लेखा किया जाता है। रोकड़ आवक और रोकड़ जावक का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ आवक और रोकड़ जावक माने नगद आवक और नगद जावक का व्यवहार ही रोकड़ बही में लिखा जाएगा। रोकड़ बही से नियत समय के अंत में रोकड़ शेष जान सकते हैं। मानी रोकड़ बही बनाने से दोस्तों नियत समय के अंत में कितनी रोकड़ शेष है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। रोकड़ बही यह रोजनामचा और रोकड़ खाता ऐसे दोनों की जरूरत पूरी करता है। रोकड़ बही दोस्तों रोजनामचा और रोकड़ खाता दोनों की जरूरत रोकड़ बही से पूरी होती है। इस कारण से रोकड़ बही खाता के स्वरूप में तैयार की जाती है और रोकड़ बही का उधार पक्ष, आवक या आय पक्ष और जमा पक्ष जावक या व्यय पक्ष के रूप में पहचाना जाता है। मानी रोकड़ बही का एक पक्ष उधार पक्ष है और दूसरा पक्ष जमा पक्ष है। रोकड़ पक्ष को आवक या आय पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जबकि जमा पक्ष को जावक या व्यय पक्ष के रूप में जाना जाता है। मानी सीधा मतलब ऐसा हुआ दोस्तों, रोकड़ मेड़ के उधार पक्ष में आवक या आय लिखी जाती है और जमा पक्ष में जावक लिखी जाती है। अब दोस्तों रोकड़ बही की उपयोगिता या महत्व के बारे में देखें तो दोस्तों रोकड़ बही की उपयोगिता या महत्व का प्रश्न टिप्पणी के रूप में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोकड़ बही की उपयोगिता लिखो या रोकड़ बही की का महत्व लिखो, दोनों के उत्तर एक ही है जो निम्नानुसार है। तो रोकड़ में की पहली उपयोगिता समय और श्रम का बचाव। दोस्तों रोकड़ बही तैयार करने से समय और श्रम दोनों का बचाव होता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि रोकड़ व्यवहारों को रोजनामचा में लिखे बिना सीधे रोकड़ बही में लिखते हैं, जिससे रोकड़ खाता अलग से बनाना नहीं पड़ता है। क्योंकि सहायक बही जो माने रोकड़ बही जो है वो रोजनामचा का एक उप विभाग है, जिसके कारण अलग से रोकड़ खाता नहीं बनाना होगा और अलग से रोकड़ खाता नहीं बनाया जाता है। इसलिए कह सकते हैं
कि रोकड़ बही यह रोजनामचा और रोकड़ खाता दोनों की ज़रूरत पूरी करता है, जिससे समय और श्रम का बचाव होगा। माने रोकड़ बही बनाने से उस नगद के व्यवहारों की रोजनामचा नहीं लिखनी होगी और रोकड़ खाता भी नहीं बनाना होगा, जिससे समय और श्रम बचेगा। दूसरा, श्रम विभाजन का लाभ। दोस्तों, रोकड़ बही रोजनामचा से अलग रखी जाने से उसे तैयार करने की जिम्मेदारी अलग से किसी निश्चित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों रोकड़ बही रोजनामचा का एक विभाग है और रोकड़ बही अलग से तैयार की जाती है, इसलिए उसका काम निश्चित व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। इस प्रकार श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, रोकड़ शेष की जानकारी। दोस्तों, रोकड़ बही रखने से प्रतिदिन माने हर रोज दिन के अंत में अथवा निश्चित समय अर्थात निश्चित मुद्दत के अंत में कितनी रोकड़ शेष है वह जाना जा सकता है। चौथा, गबन या कपट की जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों, ऊपर के मुद्दे में हमने देखा कि प्रतिदिन या निश्चित समय के अंत में रोकड़ बही का शेष निकाला जाने से हाथ पर की वास्तविक रोकड़ शेष से उसकी तुलना की जा सकती है और यदि कोई भूल या रोकड़ का गबन हुआ हो तो उसे तुरंत जाना जा सकता है। माने कि वास्तव रूप से हमारे पास जो नगद है उसकी तुलना रोकड़ बही तैयार की गई है उसमें जो शेष निकाली जाए उसके साथ उसकी तुलना करके उसमें जो अंतर हो तो उसका कारण भूल या गबन हो सकता है और उस कारण से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी रोकड़ बही उपयोगी है। बैंक खाता का समावेश। दोस्तों, धंधे की आवश्यकता और व्यवहार के स्वरूप और प्रमाण अनुसार अलग अलग प्रकार से रोकड़ बही तैयार की जाती है। मानी धंधे की आवश्यकता क्या है, उनके व्यवहारों का स्वरूप कैसा है, उस आधार पर धंधे का मालिक अलग अलग प्रकार की रोकड़ बही तैयार कर सकता है। यदि 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है तो ऐसे 3 खाने वाली रोकड़ बही में दोस्तों रोकड़, बैंक और बट्टा के व्यवहार लिखे जाते हैं। माने बैंक के व्यवहार का समावेश भी उनमें हो गया और बैंक के व्यवहारों का समावेश रोकड़ बही में हो जाने से अलग से बैंक खाता बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। माने इस प्रकार रोकड़ बही में भी ही बैंक खाते का समावेश हो जाएगा, जिसके कारण उसे अलग से बनाना नहीं होगा। अब दोस्तों, रोकड़ बही के प्रकार के बारे में देखें तो धंधा व्यापार की ज़रूरियात अनुसार, आवश्यकता अनुसार रोकड़ बही तैयार की जा सकती है। रोकड़ बही के मुख्य 3 प्रकार से रोकड़ बही तैयार की जा सकती है। माने रोकड़ बही के मुख्य 3 प्रकार है, जिसमें पहला साधारण रोकड़ बही, दूसरा 2 खाने वाली रोकड़ बही और तीसरा प्रकार है 3 खाने वाली रोकड़ बही। अब दोस्तों, 2 खाने वाली रोकड़ बही में 2 खाने वाली रोकड़ बही में 3 उपभाग है। पहला रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही, दूसरा रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही और तीसरा बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। अब दोस्तों,
ये 3 प्रकार की रोकड़ बही तैयार की जाती है। इसलिए हमें एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि रोकड़ बही के कितने प्रकार है, तो कि 3। साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली रोकड़ बही। अब सबसे पहले हम दोस्तों साधारण रोकड़ बही के बारे में देखेंगे। साधारण रोकड़ बही में केवल रोकड़ के व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। दोस्तों साधारण रोकड़ बही जब भी तैयार की जाए तब उसमें केवल रोकड़ के व्यवहार माने रोकड़ की लेन देन के व्यवहार ही लिखे जाएंगे, जिसमें रोकड़ की आवक और जावक लिखी जाती है। रोकड़ बही का स्वरूप खाता जैसा होने से उसे 2 भाग में बांटा जाता है। दोस्तों रोकड़ बही का स्वरूप खाता जैसा है, ऐसे आगे भी देखा तो उस और कोई भी खाता हुआ तो उसमें 2 भाग होते हैं। माने रोकड़ बही की बाईं ओर के भाग को उधार पक्ष या आय या आवक पक्ष के रूप में जानते हैं। मानी रोकड़ बही का बाईं ओर का पक्ष उधार पक्ष है, जिसे आय या आवक पक्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि दाईं ओर के भाग को जमा पक्ष या व्यय के जावक पक्ष के रूप में जानते हैं या भुगतान पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। मानी दाईं ओर का पक्ष जो जमा पक्ष है, जिसे व्यय या जावक का भुगतान पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों रोकड़ जो है वो खातों के जो प्रकार देखे थे हमने आगे के चैप्टर में, उसमें हमने ऐसा देखा था कि रोकड़ चालू संपत्ति है और रोकड़ चालू संपत्ति होने से उसे माल संपत्ति का खाता कहेंगे। और माल संपत्ति का खाता जो है उसमें नियम क्या लागू होता है उधार जमा का, तो कि संपत्ति धंधे में आए तो उधार और जाए तो जमा। इसलिए धंधे में जब रोकड़ आती है तब रोकड़ खाता उधार, और जब रोकड़ जाती है तब रोकड़ खाता जमा किया जाता है। इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष को आय या आवक पक्ष और जमा पक्ष को व्यय या जावक पक्ष के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों रोकड़ की आवक और जावक, रोकड़ की आवक से जावक कभी भी ज़्यादा न होने से रोकड़ खाता की उधार बाकी होती है। दोस्तों कभी भी रोकड़ की आवक से, आय से उसकी जावक माने भुगतान ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जितनी आय है उतना ही व्यय माने कि भुगतान होगा, आय से भुगतान ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसलिए रोकड़ खाते की हमेशा उधार बाकी होती है। इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में सर्वप्रथम रोकड़ शेष माने प्रारंभिक शेष या बाकी प्रारंभिक शेष लिखी जाती है, जिसे शेष आगे लाए या बाकी आगे लाए रूप में दर्शाया जाता है। माने रोकड़ बही की शुरुआत शेष आगे लाए से होगी और जमा पक्ष में अंतिम शेष ज्ञात करके शेष आगे ले गए के रूप में अंतिम शेष दर्शाई जाएगी। माने प्रारंभिक शेष से शुरुआत होगी और अंतिम शेष ज्ञात करके रोकड़ बही खत्म होगी। दोस्तों संक्षेप में रोकड़ बही में उधार पक्ष में रोकड़ शेष की प्रारंभिक बाकी तथा रोकड़ आवक लिखी जाती है, जबकि रोकड़ बही के जमा पक्ष में रोकड़ की जावक और अंत में रोकड़ की अंतिम शेष या बाकी ज्ञात की जाती है।
अब दोस्तों रोकड़ बही का नमूना देखें तो रोकड़ बही का नमूना निम्नानुसार है। साधारण रोकड़ बही का नमूना, श्री खाली जगह की रोकड़ बही, माने जिसकी रोकड़ बही तैयार की जाती है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। माना कि हम महेश की रोकड़ बही तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ लिखा जाएगा श्री महेश की रोकड़ बही। अब दोस्तों हमने आगे देखा कि रोकड़ बही जो है वो खाते स्वरूप की है, इसलिए उसमें दो पक्ष होंगे। बाईं ओर का पक्ष, मानिए बाईं ओर का पक्ष उधार पक्ष और दाईं ओर का पक्ष जमा पक्ष। दो पक्ष है दोस्तों। तो उधार पक्ष में खाने बनेंगे, सबसे पहला खाना तारीख का, दूसरा विवरण का, तीसरा रसीद नंबर, चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर और पांचवा रकम का खाना। उसी तरह दोस्तों जमा पक्ष माने दाईं ओर के पक्ष में भी 5 खाने बनेंगे। पहला तारीख का, दूसरा विवरण जिसे व्यय या जावक कहा जाएगा, तीसरा दोस्तों वाउचर नंबर, चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर और पांचवा रकम का खाना बनेगा। तो दोस्तों रोकड़ बही की शुरुआत प्रारंभिक शेष से होगी, माने सबसे पहले हमें रकम में प्रारंभिक शेष दी गई हो तो यहाँ प्रारंभिक शेष या शेष आगे लाए लिखकर उसकी रकम यहाँ लिखी जाएगी। बाद में उधार पक्ष में आय या आवक, माने जिन व्यवहारों में नगद रूप की आय हुई होगी उसका लेखा यहाँ किया जाएगा। और उधार पक्ष में आय या आवक का विवरण करके बाद में जमा पक्ष में व्यय, जावक या भुगतान का लेखा होगा और उसकी रकम के खाने में आएगी। और बाद में दोस्तों प्रारंभिक शेष को मिलाकर उसमें सभी आय जोड़कर माने उधार पक्ष का योग कर उसमें से जमा पक्ष का योग घटाने से जो अंतर प्राप्त होगा उस अंतर को अंतिम शेष कहेंगे, जिसे शेष आगे ले गए के रूप में दर्शाई जाती है। अब दोस्तों ये जो खाने हैं अलग अलग, उस खाने की जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले आय या आवक पक्ष जिसे उधार पक्ष के रूप में भी जानते हैं। तो रोकड़ बही में दोस्तों रोकड़ खाता का माल संपत्ति खाता में समावेश होता है। रोकड़ आए तो उधार और जाए तो जमा, मानिए माल संपत्ति का नियम लागू होगा, इसलिए रोकड़ आती है तब उधार पक्ष में लिखी जाती है और उसके साथ निम्नलिखित विगत दर्शाई जाती है। सबसे पहला खाना दोस्तों उधार पक्ष में तारीख का है। अब तारीख का खाना जो भी व्यवहार है वो तारीख के क्रम में क्रमशः लिखे जा सके, इसलिए तारीख का खाना आवश्यक है। दूसरा विवरण जिसे हम आय या आवक का खाना भी कह सकते हैं। इसमें दोस्तों जिन व्यवहारों के कारण रोकड़ आती है उस व्यवहार का रोकड़ के अलावा का असर पाने वाला खाता लिखा जाता है। अर्थात रोजनामचा में जो खाता जमा होता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि 15,000 धंधे में लाए, तो 15,000 धंधे में लाए तो मालिक ही धंधे में 15,000 लाए होंगे, जो उसकी पूंजी कही जाएगी। तो रोजनामचा में मालिक धंधे में पूंजी लाए तो रोजनामचा लिखते थे रोकड़ खाता उधार, वो पूंजी खाते का।
तो यहाँ कौन सा खाता लिखा जाएगा, तो कि जमा पक्ष में हमने कौन सा खाता लिखा, तो कि पूंजी, तो पूंजी खाता लिखा जाएगा। और कई बार दोस्तों आवश्यकता हो तो संक्षिप्त में जमा खाते का नाम के साथ संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाता है। तीसरा रसीद नंबर का खाना था। तो दोस्तों धंधा में जब भी रोकड़ मिलती है तब उसके बदले हम रसीद देते हैं, तो रसीद जो दी जाती है उसका जो नंबर होगा वो उसमें लिखा जाता है। चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर। दोस्तों विवरण में जो खाता दर्शाया गया है वो विवरण में दर्शाया गया खाता बही में कौन से पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। और 5वें खाने में रकम, जो रकम प्राप्त हुई है वो रकम लिखी जाती है। अब दोस्तों जमा पक्ष के बारे में देखें तो जमा पक्ष जिसे व्यय या झावक पक्ष भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ माल संपत्ति के खाता के नियम अनुसार रोकड़ जाए तब रोकड़ बही में वो जमा पक्ष में लिखी जाती है। साथ में निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएंगे। सबसे पहला तारीख, तो जो रोकड़ की व्यय हुई है वो किस तारीख को हुई है क्रमशः तारीख वहाँ दर्शाई जाती है। दूसरा विवरण, अब दोस्तों जिस व्यवहार के कारण रोकड़ जाती है उस व्यवहार का रोकड़ के अलावा का असर पाने वाला या असर करने वाला खाता यहाँ लिखा जाता है। अर्थात कि रोजनामचा के अनुसार जो खाता उधार किया जाता है वह दर्शाया जाता है। माने कि 5,000 का माल नगद खरीदा तो दोस्तों उसकी रोजनामचा क्या होगी, खरीद खाता उधार, वो रोकड़ खाते का। तो यहाँ उधार असर पाने वाला खाता कौन सा है, तो कि खरीद खाता है, इसलिए व्यय पक्ष में विवरण में खरीद खाता लिखा जाएगा। और आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाता है। वाउचर नंबर, दोस्तों जब भी रकम चुकाई जाए या भुगतान किया जाए तब उसके सामने रसीद या रोकड़ खरीदी का कैश मेमो मिलेगा या वाउचर मिलेगा, तो उसका नंबर वाउचर नंबर के खाने में लिखा जाता है। चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर, तो यहाँ दोस्तों विवरण के खाने में जो खाता दर्शाया गया है वो खाता बही में कौन से पाने पर है, कौन से पृष्ठ पर है, उसके लिए उसका नंबर इस खाने में लिखा जाता है। और 5वें खाने रकम के खाने में जो रकम चुकाई गई है या जो रोकड़ के स्वरूप में जो भुगतान किया है वो रकम लिखी जाती है। इस प्रकार रोकड़ बही का नमूना तैयार हो रहा है। अब दोस्तों इस प्रकार रोकड़ बही तैयार होती है और बाद में उसकी अंतिम शेष ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों साधारण रोकड़ बही में उधार पक्ष में रोकड़ शेष की प्रारंभिक बाकी और आवक लिखी जाती है। माने प्रारंभिक शेष उधार पक्ष में लिखी जाएगी और उधार पक्ष में आवक लिखी जाएगी, जबकि जमा पक्ष में जावक लिखी जाती है। प्रतिदिन या निश्चित समय के अंत में रोकड़ बही बंद कर रोकड़ की अंतिम बाकी ज्ञात की जाती है। जिसमें रोकड़ बही के आवक पक्ष का योग करके जिसमें से रोकड़ बही के जमा पक्ष का योग घटाया जाता है और अंतर की रकम को रोकड़ का अंतिम शेष कहते हैं। मानी आय में से व्यय घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा उसे रोकड़ की अंतिम शेष कही जाएगी। यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि रोकड़ बही के
आय या आवक पक्ष का योग कभी भी व्यय पक्ष के योग से कम नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों कभी भी आय से व्यय ज़्यादा नगद के रूप में संभव है ही नहीं। इसलिए रोकड़ बही में उधार पक्ष माने आय पक्ष का ही योग ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा संभव हो सकता है दोस्तों कि आय पक्ष का योग जमा पक्ष के योग जितना हो सकता है, लेकिन कभी भी आय पक्ष का योग जमा योग पक्ष के योग से अधिक नहीं हो सकता है। माने इस प्रकार रोकड़ बही की शेष उधार शेष ही होगी। और दोस्तों सबसे दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर रोकड़ या बिन रोकड़ का कोई भी व्यवहार रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता है।